नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सरकार द्वारा हाल ही में घोषित किए गए महत्वपूर्ण यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। यह योजना केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा सुधार है जो उनकी सेवानिवृत्ति के बाद एक स्थिर और सुरक्षित पेंशन देने का वादा करती है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसे सरकार ने मंजूरी दी है, 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रही है। यह योजना लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुंचाएगी और यदि राज्य सरकारें इसे अपनाती है तो यह संख्या 90 लाख तक पहुंच सकती है। 25 वर्षों की सेवा के बाद कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों की औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। 10 से 25 वर्षों की सेवा वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन को अनुपात में घटाया जाएगा। जिन कर्मचारियों की सेवा 10 वर्षों से अधिक है उन्हें प्रति माह 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाएगी। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके परिवार को उनके पेंशन का 60% मिलेगा। यूपीएस के तहत पेंशन मुद्रास्फीति के साथ समायोजित की जाएगी, जिसमें महंगाई भत्ते की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर आधारित होगी। पेंशन के अलावा कर्मचारियों को उनकी मासिक वेतन और महंगाई भत्ते का 1/10वां हिस्सा एक मुफ्त भुगतान के रूप में मिलेगा, जो हर 6 महीने की सेवा के लिए होगा। कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान देंगे। सरकार अपने योगदान को 14% से बढ़ाकर 18.5% करेगी। साथ ही 8.5% अतिरिक्त योगदान करके एक पूल कॉर्पस बनाएगा जो कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम में है। वो यूपीएस में जो स्विच करना चाहते हैं वो स्विच कर सकते हैं, लेकिन यह विकल्प एक बार मिलेगा, वापस नहीं किया जा सकेगा। यूपीएस भारतीय पेंशन नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। यह योजना पुराने पेंशन स्कीम ओपीएस की तरह एक लाभ संरचना प्रदान करती है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को एक स्थिर और सुरक्षित आय प्राप्त होगी। इस योजना के तहत सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कर्मचारियों और उनके परिवारों को जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके। एनडीए सरकार ने शनिवार 24 अगस्त को भारत की सिविल सेवा पेंशन प्रणाली में 21 साल पुराने सुधार को उलट दिया, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने साहसपूर्वक लागू किया था और एक नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की, जो लगभग पुराने पेंशन स्कीम का अपडेटेड इम्प्रूव्ड वर्जन है। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी लाभों के साथ एक मुफ्त सुपर एनुएशन भुगतान का भी वादा किया गया है। कर्मचारियों की योगदान संरचना में 10% बेसिक सैलरी और डीए शामिल होगी, जबकि सरकार अपनी योगदान दर को 14% से बढ़ाकर 18.5% कर देगी। इसके साथ ही एक पूल्ड कॉर्पस बनाने के लिए अतिरिक्त 8.5% सरकार द्वारा जोड़ा जाएगा। इस योजना के लागू होने के बाद जो कर्मचारी पहले से एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम में शामिल हैं उनके पास यूपीएस पर स्विच करने का विकल्प होगा। हालांकि यह विकल्प एक बार चुने जाने के बाद अपरिवर्तनीय होगा। सरकार ने इस नई योजना को पुराने पेंशन योजना ओपीएस के लाभों को मिलाते हुए और एनपीएस के लचीलापन को एक साथ लाने का प्रयास किया है। यह कदम सरकारी कर्मचारियों के वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाने और उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधारने की दिशा में उठाया गया है। ओपीएस में पेंशन अंतिम मूल वेतन का 50% और महंगाई भत्ता के रूप में निर्धारित की जाती थी। यूपीएस में पेंशन सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम वर्ष में प्राप्त मूल वेतन और डीए के औसत के 50% के रूप में गणना की जाएगी। यह समायोजन का मतलब है कि यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले पदोन्नति प्राप्त करता है तो पेंशन थोड़ी कम होगी। ओपीएस में कोई कर्मचारी योगदान की आवश्यकता नहीं थी। यूपीएस में कर्मचारी योगदान की राशि मूल वेतन का 10% है और डीए और सरकार भी 18.5% तक योगदान करेगी।
एनपीएस के लिए केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन का 10% योगदान और सरकार का 14% योगदान आवश्यक था। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एनपीएस योजना में सरकार के योगदान के लिए कर लाभ के पात्र होते हैं। वे पुराने और नए दोनों कराधान व्यवस्थाओं के तहत आयकर अधिनियम 1961 के तहत 14% की कटौती कर सकते हैं। चूँकि ओपीएस में कोई कर्मचारी योगदान नहीं करता था, इसलिए उन्हें कर लाभ नहीं मिल सकता था। सरकार ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि क्या यूपीएस के तहत कर्मचारी और सरकारी योगदान के लिए कोई कर लाभ उपलब्ध है। इसकी जानकारी वो बाद में देंगे। यूपीएस योजना के तहत सेवानिवृत्ति के समय न्यूनतम पेंशन प्रति माह 10,000 है। यह जब न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा पूरी हो जाती है। वर्तमान में न्यूनतम राशि 10 वर्ष की सेवा अवधि के बाद 9,000 होगा। ओपीएस ने पेंशन का 40% तक एक मुश्त भुगतान में बदलने की अनुमति दी थी, जिससे मासिक पेंशन राशि कम हो जाती थी। यूपीएस सेवा के प्रत्येक 6 महीने के लिए मासिक वेतन प्लस डीए के 1/10वें हिस्से के रूप में सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान प्रदान करेगा, बिना पेंशन राशि को प्रभावित किए। एनपीएस एक बाजार संबद्ध योजना थी जिसे केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था, ताकि व्यक्तियों को उनके सेवानिवृत्ति के जरूरतों को पूरा करने के लिए पेंशन के रूप में आय प्राप्त हो सके। एनपीएस ने 1 जनवरी 2004 को ओपीएस की जगह ली थी, जो भारत की पेंशन नीतियों में सुधार के लिए केंद्र के प्रयासों का हिस्सा था। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए एनपीएस को पीएफआरडीए अधिनियम 2013 के तहत नियंत्रित और प्रशासित करता है। ओपीएस के साथ एक मौलिक समस्या थी कि यह बिना फंड की थी। पेंशन के लिए कोई विशेष कोष नहीं था। समय के साथ इसने सरकार की पेंशन देनदारी को वित्तीय रूप से अस्वस्थ स्तरों तक बढ़ा दिया। केंद्र की पेंशन देनदारियां 1990-91 में 3,272 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में 1,90,886 करोड़ हो गई। एनपीएस ओपीएस से 2 मौलिक तरीकों से अलग था। पहला, इसने सुनिश्चित पेंशन को हटा दिया। दूसरा, इसे कर्मचारी स्वयं वित्त पोषित करेगा, साथ ही सरकार द्वारा मिलान योगदान के साथ। परिभाषित योगदान में कर्मचारी द्वारा मूल वेतन और महंगाई भत्ता का 10% और सरकार का 14% योगदान शामिल था। एनपीएस के तहत व्यक्तियों के पास अपने योगदान को निवेश करने के लिए विभिन्न योजनाओं और पेंशन फंड प्रबंधकों के साथ निजी कंपनियों के बीच चयन करने का विकल्प था। एनपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को कम गारंटीकृत रिटर्न प्राप्त हुआ और उन्हें अपनी पेंशन में योगदान करना पड़ा, जबकि ओपीएस में कोई कर्मचारी योगदान नहीं था और उच्च गारंटीकृत रिटर्न था। ओपीएस में वापसी के लिए चल रही मांगों के बीच केंद्र सरकार ने 2023 में, जब काफ़ी विरोध हो रहा था, कर्मचारी काफ़ी नाराज थे और अभी इलेक्शन के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया। टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप हुई एकीकृत पेंशन योजना की शुरुआत हुई है, जिसे यूपीएस कहते हैं। यूपीएस का उच्च ऋण और बड़े ऋण से जीडीपी अनुपात वाली सरकार का महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव पड़ेगा। योजना की लागत सरकारी वित्त को और अधिक तनाव में डाल सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक के एक अध्ययन सितंबर 23 में ने चेतावनी दी थी कि यदि सभी राज्य ओपीएस में स्थानांतरित हो जाते हैं तो वित्तीय बोझ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का 4.5 गुना तक बढ़ जाएगा, जो 2060 तक वार्षिक जीडीपी का 0.9% तक पहुंच सकता है। यह चिंता है कि यूपीएस का संघीय वित्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यह व्यापक रूप से ओपीएस जैसा है। यूपीएस का उद्देश्य वित्तीय लागत और कर्मचारी आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाना है। यह राष्ट्रीय पेंशन योजना की अनिश्चितता और पुरानी पेंशन योजना में लौटने के उच्च वित्तीय बोझ को संबोधित करता है। यूपीएस में ओपीएस परिभाषित लाभ और एनपीएस योगदानात्मक दोनों के तत्व शामिल हैं। पेंशन पूल पर परिभाषित रिटर्न प्राप्त करते हैं और बाजार जोखिम को कम करते हैं।
सुनिश्चित रिटर्न और मुद्रास्फीति संरक्षण के साथ यूपीएस से कुल पेंशन फंड में वृद्धि की उम्मीद है, जिससे ऋण भार से जुड़े कुछ जोखिमों को कम किया जा सके। भारत सरकार द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने से जुड़ी खर्चे लगभग 6,250 करोड़ बढ़ने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण सरकार की योगदान दर का 14% से बढ़ाकर 18.5% किया जाना है, जो कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते पर आधारित है। मतलब जिसकी बेसिक सैलरी और डीए जितना बढ़ेगा उसका उतना ही परसेंटेज सरकार को देना पड़ेगा। एडिशनल 850 करोड़ रिटायर जो लोग हो रहे हैं इस वर्ष, उनका यूपीएस का समग्र वित्तीय प्रभाव रहेगा। वित्तीय वर्ष 2025 में सरकार की वित्तीय स्थिति पर 40,000 करोड़ से 45,000 करोड़ तक हो सकता है। इस खर्च में वृद्धि से वित्तीय घाटा 15 बेसिस पॉइंट्स बढ़ सकता है, जो बजट में निर्धारित 4.9% से बढ़कर 5.1% हो सकता है। यूपीएस का लाभ 23 लाख केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को होगा, और यदि राज्य सरकारें भी इस योजना को अपनाती हैं तो इसका लाभ 90 लाख तक पहुंच सकता है। अभी महाराष्ट्र सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। इस व्यापक अपनाने से राज्य बजट पर और भी वित्तीय दबाव बढ़ सकता है, जो पहले से ही अपने वित्तीय घाटे के लक्ष्यों को पूरा करने में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ओपीएस को हटाने की आलोचना के बाद सरकार ने यूपीएस को पेश करने की योजना बनाई। इन योजनाओं में से प्रत्येक के अपने विशिष्ट फीचर्स, लाभ और नुकसान हैं। यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस के बीच अंतर को समझना आवश्यक है। पेंशन हमेशा से सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता रही है। उनके जीवोपार्जन का एक आवश्यक स्तंभ रहा है, जो वित्तीय और भावनात्मक सुरक्षा दोनों प्रदान करती थी। ओपीएस बिना किसी कर्मचारी योगदान की आवश्यकता के पेंशन को गारंटी देती थी। इसलिए 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम से न्यू पेंशन स्कीम में बदलाव ने अनिश्चितता को जन्म दिया। क्योंकि पेंशन बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर हो गई, यूनिफाइड पेंशन स्कीम अब एक मध्य मार्ग प्रदान करती है, जहां कर्मचारी 10% योगदान देना जारी रखते हैं, लेकिन सुनिश्चित पेंशन के लाभ के साथ जो ओपीएस की सुरक्षा को एनपीएस के तत्वों के साथ मिलाती है। यह एक अपेक्षाकृत नया परिचय है जो एनपीएस और ओपीएस दोनों की विशेषताओं को जोड़ता है। इसका उद्देश्य पिछले 12 महीनों में 50% पेंशन के रूप में प्रदान करना है, साथ ही अन्य लाभ जैसे पारिवारिक पेंशन। इसके अतिरिक्त जो कर्मचारी 25 वर्ष और उससे अधिक की अवधि तक सेवा करते हैं, वे सेवानिवृत्ति के बाद महंगाई से जुड़े इंक्रीमेंट के पात्र होंगे। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने 2004 में एनपीएस योजना को सरकार की पेंशन क्षेत्र सुधारों के रूप में लॉन्च किया, जो चुने गए फंडों के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम एक पारंपरिक पेंशन योजना थी, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन के आधार पर एक निश्चित पेंशन की गारंटी दी जाती थी। और दूसरी ओर एनपीएस बाजार लिंक्ड रिटर्न प्रदान करता है, जिसमें कई निश्चित पेंशन राशि नहीं होती। एनपीएस विभिन्न निवेश विकल्प प्रदान करता है, जबकि यूपीएस कुछ हद तक इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी के कारण आश्वासन के साथ एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता है। यूपीएस और ओपीएस दोनों पारिवारिक पेंशन लाभ प्रदान करते हैं, जबकि एनपीएस में पारिवारिक पेंशन घटक नहीं था, लेकिन सब्सक्राइबर की मृत्यु पर कॉर्पस को निकालने का विकल्प प्रदान करता है। एनपीएस सेक्शन 80C और 80CC डी के तहत महत्वपूर्ण कर लाभ प्रदान करता है, जबकि यूपीएस भी कर लाभ प्रदान करता है। ओपीएस कम कर लाभ प्रदान करता है क्योंकि प्राप्त पेंशन कर योग्य होती है। एनपीएस में बाजार जोखिम शामिल होता है क्योंकि रिटर्न निवेश किए गए फंड के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। यूपीएस और ओपीएस गारंटीकृत रिटर्न के साथ जोखिम मुक्त है। यूपीएस और एनपीएस की तुलना करते समय यूनिफाइड पेंशन स्कीम का एक प्रमुख लाभ इसकी उच्च सरकारी योगदान है, जो 18.5% है, जबकि नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के तहत 14% थी। यूपीएस में यह बढ़ा हुआ योगदान पेंशन कॉर्पस को काफ़ी हद तक बढ़ा
रहा है, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलती है। एक व्यक्ति की उम्र अगर 42 वर्ष है और उसकी वार्षिक आय 9 लाख रुपये है, जिसमें उसका मूल वेतन 7,80,000 हुआ, ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत उसकी पेंशन अंतिम आहरित मूल वेतन का 50% को मूल वेतन 7,80,000 प्रति वर्ष, जिसका मासिक मूल वेतन 65,000 रुपया हुआ, और उसका 50% 32,500 प्रति माह हुआ, अर्थात उसमें 32,500 पड़ेगा। ओपीएस के तहत 32,500 प्रति माह मिलेगी। एनपीएस के तहत मूल वेतन का 10% मतलब 78,000 प्रति वर्ष नियोक्ता योगदान और 78,000 प्रति वर्ष वार्षिक योगदान कर्मचारी का योगदान। कुल मिला के 1,56,000 अनुमानित निवेश पर रिटर्न 8% प्रति वर्ष 18 वर्षों के बाद कॉर्पस अकाउंट इंटरेस्ट का उपयोग करते हुए सेवानिवृत्ति के समय कॉर्पस लगभग 69 लाख होगा। इस कॉर्पस से मान लीजिए आप 40% का उपयोग 6% की दर पर वार्षिक खरीदने के लिए करते हैं, तो आपको 13,800 एनपीएस के तहत पेंशन मिलेगी। यूपीएस के तहत ओपीएस के लाभ का 50% प्लस एक छोटे एनपीएस जैसे कॉर्पस से वार्षिकी ओपीएस भाग 32,500 का 50%, 16,250 प्लस 13,800 30,050 रुपया यूपीएस के तहत पेंशन लाभ प्रति माह मिलेगा। ध्यान दें कि वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग यूपीएस के कार्यान्वयन के लिए एक परिचालन ढांचा जारी कर सकता है, इसीलिए वास्तविक गणनाएं जो हमने बताया वो थोड़ी भिन्न हो सकती है। एनपीएस जिसे 2004 में लॉन्च किया गया था, एक निर्धारित योगदान योजना है जो सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों दोनों के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपकी पेंशन राशि बाजार रिटर्न पर निर्भर करती है और आप अपने वेतन का 10% योगदान करते हैं, जिसे सरकार द्वारा 14% योगदान के साथ मेल किया जाता है। सेवानिवृत्ति पर आप कॉर्पस का 60% तक कर मुक्त निकाल सकते हैं। यदि आप असंगठित क्षेत्र में निम्न आय श्रमिक हैं तो यूपीएस आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। सरकारी योगदान आपके पेंशन कॉर्पस को काफ़ी बढ़ा देगा और योजना की समावेशिता यह सुनिश्चित करती है कि आप बार बार नौकरी बदलने के बावजूद भी योगदान जारी रख सकते हैं। मध्य आय वेतनभोगी कर्मचारी के लिए विशेष रूप से जो मध्यम जोखिम सहनशीलता रखते हैं, एनपीएस अधिक उपयुक्त हो सकता है। विभिन्न संपत्ति वर्गों के बीच चयन करने की क्षमता आपको अपने जोखिम की भूख के अनुसार निवेश को संतुलित करने की अनुमति देती है और अतिरिक्त कर लाभ महत्वपूर्ण बचत कर सकते हैं। उच्च आय वाला व्यक्ति जो उच्च जोखिम सहनशीलता रखता है, एनपीएस को अधिक आकर्षक पा सकता है, क्योंकि इसमें निवेश की लचीलापन और शेयर निवेश के माध्यम से ऊंचा रिटर्न की संभावना होती है। सेक्शन 80C डी 1B के तहत कर लाभ इसकी अपील को और बढ़ाते हैं, जिससे यह कर कुशल सेवानिवृत्ति योजना के लिए एक प्रभावशाली उपकरण बन जाता है। यदि आप स्वनियोजित पेशेवर हैं तो यूपीएस और एनपीएस के बीच चुनाव आपके जोखिम सहनशीलता और वित्तीय लक्ष्यों पर निर्भर करेगा। यदि आप स्थिरता और सरकारी समर्थन को पसंद करते हैं तो यूपीएस बेहतर विकल्प हो सकता है। हालांकि यदि आप बाजार लिंक्ड निवेशों के साथ सहज हैं और उच्च रिटर्न की तलाश में हैं तो एनपीएस सही विकल्प हो सकता है। अभी हम आपको ये बता दें कि सरकार ने जो नौकरी पेशा लोग हैं उन पर कोई ध्यान दिया नहीं, और अभी चुनाव के बाद जो इस सरकार का रिजल्ट आया, इससे सरकार को ये महसूस हो रहा है कि जो टैक्स पेयर हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उसका अनादर हो रहा है। अभी ये तो यूपीएस जो केंद्रीय में सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके लिए है। जो राज्य में हैं उनके लिए अलग है, वो अगर राज्य लागू करेगी। इसके अलावा अभी हर राज्य में निगम के करोड़ों लोग हैं जिनको जो है पेंशन मिल ही नहीं रहा है। सरकार को ये भी देखना पड़ेगा कि इतना बड़ा तबका जब सरकार उसके पास खाने को पैसे नहीं हैं, ओल्ड एज में आदमी क्या करेगा, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अभी 1 रुपया में 15% पेंशन में जाता है।
अगर ये करते ज़्यादा ज़्यादा 20 पैसा हो जाएगा, 25 पैसा होगा। सरकार को ये तो देखना पड़ेगा, सरकार हर तबके पर ध्यान दे रही है तो इस तबके का भी ध्यान देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।